Hello students, so I'm back with one more video in the series of multiple choice questions for class 12 physics. तो अभी हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने यही चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करे थे और इसका रिवीजन हम उसके पहले कर चुके थे। फॉर्मूला जो हमें डिस्कस करने थे हम उसके पहले डिस्कस कर चुके थे। तो आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरी करेंगे इसकी। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में जो मैं वर्कशीट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो शेयर करने वाला हूँ। और जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वर्कशीट दिया गया था उसका सोल्यूशन भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब चीजें इस वीडियो के क्रॉस करेंगे और हम स्लोली ग्रेजुअली इन क्वेश्चंस को करेंगे। माइंड इट केस बेस्ड क्वेश्चन जो अभी सीबीएसई ने शुरू करा है, मैं कोशिश करूंगा हर एक वर्कशीट जो आप लोगों के साथ शेयर करूं उसमें 1 और 2 कोशिश करूंगा 1 और 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना शुरू करूं। सो इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग वन केस बेस्ड क्वेश्चन विद इन दिस वर्कशीट दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल इन दिस वीडियो। एनीवे, सो स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बिकॉज फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिपीटेडली नहीं बोलूंगा कि वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस विद महेश भारद्वाज, इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि मैं आप लोगों के साथ हूं यहाँ पर। स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, एक वाज योर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से है। डायग्राम में पहले ड्रॉ कर चुका हूं तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आता हूं। Four identical capacitors are connected as is given to us in the figure. They are given to us C1, 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 all the capacitors are of same capacitance, that is C1. When a battery of 6 volt is connected between the terminal A and B, A और B के बीच में 6 volt का बैटरी कनेक्ट कर दिया है, the charge stored is found 1.5 microcoulomb and they are saying the charge that is stored is having its value to be 1.5 microcoulomb। ये आपके पास चार्ज आ जाता है कब? जब आप इसको अप्लाई करते हैं एक सर्टेन पोटेंशियल में, और वो पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट का पोटेंशियल आप लोगों को दिया गया है इसके अक्रॉस। सो वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कैपेसिटेंस C1। डायग्राम आप लोगों के पास है और आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑप्शंस है आप लोगों के साथ में दी गई हैं। 2.5 माइक्रोफेराड इज योर ऑप्शन ए फॉर कैपेसिटेंस C1, 15 microfarad is your option B, 1.5 microfarad is option C, and the last one is 0.1 microfarad, that is your option D for this particular question। स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया। डायग्राम पे हम जाते हैं और सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को करने की होती है बेटा, आराम से समझनी है। बिकॉज जितने भी क्वेश्चन तुम लोग करने वाले हो ना, तुम लोग एक चीज देख लोगे, क्या समझोगे? चाहे वो कैपेसिटेंस का तुम्हारे पास सर्किट होगा, चाहे रेजिस्टेंस का सर्किट होएगा, जो कॉम्बिनेशन है उसको सेटअप करने से पहले और उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने से पहले या कैपेसिटेंस निकालने से पहले आप टर्मिनल्स देखते हो। आपको फिगर आउट करना होता है कौन सा टर्मिनल है एग्जैक्टली वहां पर। तो हम यहां से असेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं इस एंड से, ये आपका एंड क्या है? ए। यहां मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, इसको रीड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम को। ये आपका टर्मिनल आ गया ए से आपके पास एक लाइन ऐसे जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज गोइंग टू दिस कैपेसिटेंस C1, सो हम इसको ले लेते हैं ऐसे कैपेसिटेंस C1। ये आपका कैपेसिटेंस C1 आ गया है। अब द प्रॉब्लम इज हम लोगों को जनरली इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन किस एक पॉइंट को लेकर होता है, मैं आपको ब्रीफ कर लेता हूं। आपका ये लाइन जो है, ये जो पॉइंट है, ये फाइनली जाता है B1 के पास, लेकिन क्या इसके और इस पॉइंट के टर्मिनल के बीच में कोई दूसरा कैपेसिटेंस है? नहीं है। इसका मतलब आपका ये टर्मिनल डायरेक्टली B1 से कनेक्टेड है। समझ रहे हैं आप? तो यहां से मैं इसको सीधा लेके जाऊंगा कहां पर? उस टर्मिनल B पर, नॉट B1, B से कनेक्टेड है। अब आता है किस पर? इस कैपेसिटेंस C1 पर। आपका ये जो कैपेसिटेंस C है ये यहां से कनेक्टेड है किससे? A से। तो आप देख सकते हैं A से डायरेक्टली C1 ये वाला भी कनेक्टेड है, A से डायरेक्टली C1 ये वाला भी कनेक्टेड है। सो पहले हम इसकी बात करेंगे। जब A यहां पर आता है तो A के आगे हम जोड़ देते हैं कैपेसिटेंस C1। माइंड इट, इसका वैल्यू भी C1 है आपके पास। पहले सिंप्लीफाई करना, तो इनिशियली क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं हम सर्किट को। अब इस C1 के आगे एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक और कंडेंसर कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस क्या है? C1 है। सो आपके पास दूसरा कैपेसिटेंस C1 मैं यहां कनेक्ट कर दूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये कैपेसिटेंस B से कनेक्टेड था वैसे ये कैपेसिटेंस भी किससे कनेक्टेड है? B से। तो कनेक्ट कर दो आगे यार इसको ऐसे। ये आपके पास किससे जुड़ गया है? C1 B से जुड़ गया है। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? द लास्ट पार्ट, ये वाला। अब देख लो तुम, यहां से ये कंडेंसर तुम्हारा ऊपर को जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? A से। तो कनेक्ट कर दीजिए इसको, आपका ये टर्मिनल आ जाएगा C1 का जो यहाँ कनेक्टेड है। फिर उसका दूसरा टर्मिनल आपको दिख रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है? B से। कनेक्ट कर दीजिए B से। अब जहां तक मुझे समझ आता है आप लोगों को ये चीजें काफी क्लियरली पता लग गई हैं कि टोटल कैपेसिटेंस निकाली जाएगी इसके अक्रॉस। तो वो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे? फाइनली इसके सिंगल कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल पाएंगे, C1 का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देख लेते हैं। 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं
which are connected as given to us in the figure. जब एक 6 वोल्ट का 6 पोटेंशियल का बैटरी इसके अक्रॉस हम टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो आपके पास चार्ज का वैल्यू आ जाता है 1.5 माइक्रोकूलम, अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू आ गया 6 वोल्ट। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं बेटा, हम सीधा सीधा इसका सोल्यूशन निकालने वाले हैं। लेट्स फिगर आउट हमारे पास इसका सोल्यूशन आता क्या है। आप देख लेंगे यहाँ कैपेसिटेंस को, ये C1 है, ये C1 है, ये सीरीज में है। अगर आपको याद होगा कैपेसिटेंस को सीरीज में जब हम जोड़ते हैं इट कम्स आउट टू बी 1/C1 + 1/C1 2/C1, तो CS का वैल्यू C1/2। तो इसका जो नेट वैल्यू मेरे पास आ जाएगा दैट विल बिकम C1/2। इसका वैल्यू C1, इसका वैल्यू C1, और पैरेलल में इनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। C1 + C1/2 + C1, नेट कैपेसिटेंस आपके पास क्या आ जाएगा, योर नेट कैपेसिटेंस C, इट कम्स आउट टू बी C1 + C1/2 + C1। आई होप समझ आ गया है। आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब अगर देखोगे C1 + C1 क्या हो गया, 2C1, ये बन जाएगा 2C1 + C1/2। आपका नेट इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 4, 4 + 5, 5C1/2। नेट कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा 5/2C1। ये कैपेसिटेंस मेरे पास आ गया है। जब कैपेसिटेंस आ जाता है आप आसानी से यहाँ कंपेयर करके C1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अब तो सीधा फॉर्मूला कैपेसिटेंस का C = Q/V। तो C मेरे पास है, Q मेरे पास है, V मेरे पास है, अप्लाई करो, विल फाइंड आउट द आंसर। तो C कम्स आउट टू बी Q/V। इन दैट केस 5/2C1 इज इक्वल टू व्हाट इज Q, 1.5 माइक्रोकूलम। व्हाट इज V, V इज 6 वोल्ट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या बन के आता है बेटा। तो यहाँ अगर आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करके हमारा सोल्यूशन कुछ इस तरह से आना चाहिए। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो C1 comes out to be 1.5 into 2 into 10⁻6 upon 5 into 6। 5 6 30, ये हो जाएगा 15 2 30। कर लीजिए सिंप्लीफाई इसको। दिस कम्स आउट टू बी 3/30 into 10⁻6। तो आपके पास जब कैंसिल करेंगे ये आ गया है 10, 1/10 बन जाता है 0.1। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है C1 विल बी हैविंग इट्स वैल्यू 0.1 माइक्रोफेराड। अगर आप ध्यान से देखें दिस 0.1 माइक्रोफेराड कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी। ये आपका ऑप्शन डी है जो यहाँ पर हमें क्लियरली इसके कोरोस्पॉन्डिंग विजिबल है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था विच आई गेस इज अंडरस्टूड टू यू। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे कि आपके पास जो नेट कैपेसिटेंस है वो किस तरह से निकलेगा। नेट कैपेसिटेंस निकालने के बाद आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं बेटा। Here we go for the next question, and before going for the next question, मुझे ये पूरा का पूरा बोर्ड एक बार रब करना पड़ेगा। गिव मी अ सेकंड ना। So once we are done with this, here goes your question on the screen. The electric potential at a point R, X, Y. So R is having its coordinate X and Y. The electric potential at a point R, X, Y in the XY plane is given by V is equal to KXY. आपके पास V का वैल्यू -KXY दिया गया है. That is your potential which is given to us as minus of KXY. जो पोटेंशियल दे रखा है हमको। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो एक सर्टेन डिस्टेंस R पर, जहां पर आपका पोटेंशियल गिवन है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको बताना है फ्रॉम द ओरिजिन वो किसके प्रोपोर्शन में जाएगा। गोज योर ऑप्शन, ऑप्शन ए दैट इज R³ R², ऑप्शन बी इज R, ऑप्शन सी इज 2R एंड ये ऑप्शन डी इज 2R²। आपके जो ऑप्शन है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ऑप्शन ए इज R², ऑप्शन बी इज R, ऑप्शन सी इज 2R, ऑप्शन डी इज 2R²। ये चार ऑप्शन है आपके पास जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों के लिए विजिबल हैं। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारे पास इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाएगा। लेट्स गो विद दिस। अब अगर आप इसका सोल्यूशन निकालोगे, आपके पास सबसे पहले पोटेंशियल को देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो टर्म आएगी, अब पोटेंशियल आपको शायद सबको आइडिया होगा, अंदाजा होगा, पोटेंशियल का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगर उसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो जाहिर सी बात है स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपना एक डायरेक्शन होता है। तो अगर यहां पर दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइट बी हैविंग इट्स वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। तो ई का वैल्यू एक्स के अलोंग भी होगा और ई का ही वैल्यू वाई के अलोंग भी होगा। तो आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कि किसके प्रोपोर्शन में वो चीज आने वाली है, हम सबसे पहले इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके देखने वाले हैं। अब
स्टार्ट करते हैं इसको, बिकॉज हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दे रखे हैं जो हमें मान के चलना है। अगर आर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो सबको हमको पता है कि हमें आर का वैल्यू निकालना, तो आर का वैल्यू कैसे बन जाएगा, इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिकॉल करो, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ रखा है, आई बिलीव 11th में जब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग आपका जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू इसी तरह से निकाला जाता है जो आर की फॉर्म में आपको यहाँ विजिबल है। आर कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहीं से अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू मेरे पास दे रखा है माइनस ऑफ के एक्स वाई, मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का, जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। एंड दैट फॉर्मूला दैट वाज गिवन टू अस इज माइनस ऑफ डीवी अपॉन डीआर, ये हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसको एक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो आई विल राइट इट टू बी minus of dv upon dx. That same way, if I'll be doing it for y, it will become ey is equal to minus of dv upon dy. तो आपके पास उस फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग। तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद ex। पहले ex का वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे कि ex का वैल्यू इसके प्रोपोर्शन में किस तरह से आएगा। लेट्स सी बेटा, ex आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का साइन ऑलरेडी है, d अपॉन dx है, लेते हैं d अपॉन dx। अंदर क्या है, kxy माइनस ऑफ kxy। अब माइनस इंटू माइनस क्या बन जाना है, प्लस बन जाएगा, तो कोई इशू नहीं है इसको लेकर। अब k कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x के विद रिस्पेक्ट वेरिएशन करेगा तो dx अपॉन dx विल बिकम 1। तो आपके पास इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम ky। तो मेरे पास ex कम्स आउट टू बी k into y, दैट विल बी आवर वैल्यू फॉर ex, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस। अब इसी तरह से जिस तरह से आपने ex का वैल्यू निकाला है, आप ey का वैल्यू निकालिए। ey का वैल्यू विल बी माइनस ऑफ d अपॉन dy ऑफ kxy। अब k कांस्टेंट होगा, यहां आपका x कांस्टेंट होगा, सो ey विल बिकम, दिस इज विद अ नेगेटिव साइन, सॉरी, सो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, ये बन जाएगा आपका k इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी वाई, यहाँ पर बन जाएगा 1। तो मेरे पास ex का वैल्यू आ गया, ey का वैल्यू आ गया है। अब दोनों वैल्यू आ गई है, नेट फील्ड निकालनी है आपको, नेट फील्ड निकाल दीजिए। e कम्स आउट टू बी क्या होता है, वही मैकेनिज्म, ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट, ये क्या बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब k कॉमन है, सो e कम्स आउट टू बी k स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r, in that case your electric field comes out to be k into r and your electric field intensity is proportional to r, which gives us the solution for this question, and that is option B, जिसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट किस तरह से वेरी करने वाली है, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और आपके पास ओरिजिन से इस तरह से वेरी करने वाली है। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। मैं रिपीटेडली बोलता हूँ, हर वीडियो में जनरली आप लोगों से डिस्कस करता हूँ इस एक चीज को कि जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हैं, प्लीज पहले स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद कोशिश करिए कि आप ये क्वेश्चन खुद कर पाएं। अगर आप ये क्वेश्चन खुद करोगे, सो क्वाइट ऑब्वियसली आप आसानी से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स इजीली। बट अगर किसी एक क्वेश्चन को करते हुए यू फेल सम टाइम बिकॉज प्रॉब्लम होती है, देन ओनली लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियोस। अदरवाइज कैरी ऑन विद योर ओन प्रैक्टिस, आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते रहिए। So that was question number 2 on electric potential and capacitance part 2. अब इसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका क्वेश्चन है like this. A number of condenser each of capacitance 1 microfarad. आपके पास बहुत सारे कंडेंसर या कैपेसिटर दे रखे हैं जिनका कैपेसिटेंस क्या है 1 माइक्रोफेराड, सबका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है। तो मैं बोल देता हूँ, मान लो आपके पास वो कैपेसिटेंस है C1 and C1 is having its value 1 microfarad which is given to us, and each one of which gets punctured if potential difference just exceeding 500 volt is applied. तो maximum potential जो वो bear कर सकता है, that maximum potential will be 500 volt. An arrangement suitable for giving capacitance of 2 microfarad across which 3000 volt may be applied requires at least 6 component capacitors, 12 component capacitors, 72 component capacitors, and the last option is your 2 component capacitors. आपके पास आपकी 4 ऑप्शंस आ गए हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना निकालना है। नेट कैपेसिटेंस नीड टू हैव इट्स वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, और नेट कैपेसिटेंस के कोरस्पॉन्डिंग आपको बोला कि आपका नेट पोटेंशियल कितना आना चाहिए, या नेट पोटेंशियल नीड टू बी मैक्सिमम कितना 3000 वोल्ट। ये आपको बोला गया कि इतना पोटेंशियल आना चाहिए, इतना आपका कैपेसिटेंस आना चाहिए। अब आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या होंगी, वो हमें क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी कि आपका नेट आंसर इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है। अब
हर एक कैपेसिटेंस आपके पास कितने का है, 1 माइक्रोफेराड का है। द पॉइंट इज यार मैंने एक कैपेसिटेंस यहां जोड़ दिया है ऐसे, इसका पोटेंशियल 500 वोल्ट है। अब मुझे नेट पोटेंशियल कितना चाहिए, 3000 वोल्ट। तो कितने कैपेसिटेंस चाहिए मुझे इतने पोटेंशियल के लिए, दैट विल बी 3000 डिवाइडेड बाय 500, कितना बन गया 6। तो मुझे टेक्निकली 6 कैपेसिटेंस चाहिए ताकि मेरे पास नेट पोटेंशियल कितना बन जाए, 3000 वोल्ट। 3000 वोल्ट बनाने के लिए 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6th वन। तो मैंने 6 कैपेसिटेंस जोड़ दिए हैं, 6 5 30, आप लोगों को सबको पता है। तो आपके पास 3000 वोल्ट का पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ जाएगा। जब 3000 वोल्ट का पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ जाएगा, अब आपको देखना है कि आपका नेट कैपेसिटेंस कितना आना चाहिए, 2 माइक्रोफेराड। बट द प्रॉब्लम इज हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफेराड। तो सीरीज में जो ये कैपेसिटेंस आएंगे, जो ये सारे के सारे सीरीज में आएंगे, इनका कैपेसिटेंस आपके पास कितना बनेगा, CS कम्स आउट टू बी। अब आप लोगों को शायद याद होगा फॉर्मूला, सीरीज में क्या करते हैं, 1/CS, दैट कम्स आउट टू बी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपके पास बन जाएगा 1/CS, इट कम्स आउट टू बी 6, दैट इंप्लाइज CS कम्स आउट टू बी 1/6 माइक्रोफेराड। ये हमारे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाता है 1/6 माइक्रोफेराड। मतलब आपके पास यहां तो पोटेंशियल कितना हो गया है, ये पोटेंशियल तो 3000 वोल्ट हो गया है, लेकिन इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/6 माइक्रोफेराड आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, इसी तरह के बहुत सारी अलग अलग रोज चाहिए। क्यों, ताकि मेरे पास नेट कैपेसिटेंस कितना बन जाए, 2 माइक्रोफेराड बन जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं हम। मान लो इसी तरह से मैं जोड़ देता हूँ, फिर से एक सीरीज जोड़ दी है, इतने ही कैपेसिटेंस की इतनी एक सीरीज और जोड़ रहा हूँ। तो इस तरह के मान लो मैंने एम सीरीज मेरे पास कैपेसिटेंस की मैंने जोड़ दी है पैरेलल में, किसके, इसके। तो इसका कैपेसिटेंस 1/6, इसका भी क्या होगा 1/6, इसका भी क्या होगा 1/6। सो आई गॉट एम सीरीज, इस तरह की एम सीरीज है जो इसके पैरेलल में जोड़ दी है। तो नेट कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा आपके पास, देख लेते हैं। सो योर नेट कैपेसिटेंस दैट इज C, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करते हो ना, एक का कैपेसिटेंस कितना है 1/6, तो बन जाएगा 1/6 + 1/6 एंड सो ऑन अप टू कितना होना चाहिए 1/6। अब ये कितनी बार है, m टाइम्स है, तो आपका नेट कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा m/6। अब मैं यहीं पर चीजें क्लैरिफाई कर रहा हूं आप लोगों को। नेट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए था, 2 माइक्रोफेराड। तो आपके पास C की जगह क्या आ जाएगा 2, तो m कम्स आउट टू बी 6 2 12। तो आपके पास m का वैल्यू आ गया है 12। तो m क्या था, m आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो m आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन थे इन 6 कैपेसिटर्स के। तो आपके पास कितने पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स के, 12 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हर एक कॉम्बिनेशन में कितने कैपेसिटर्स आए हैं, 6। तो 12 कॉम्बिनेशन में कितने आ जाएंगे, 12 6 72। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72 component capacitors will be your answer for your question number 3 and that is your option C. Hope it is clear to all of you. कुछ नहीं करना है, ब्रेक करना है, प्रोसेस में चलिए and you'll be able to solve these questions. कुछ भी इसमें डिफिकल्ट या डाइसी नहीं है अगर आप सीक्वेंशियली चीजें करते हैं, रिलेट करके चीजें चलते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4. And here goes your question. Question number 4. A capacitor of capacity C1 is equal to 1 microfarad is charged to a potential of 100 volt. एक कैपेसिटर है जो आपके पास 100 वोल्ट के कैपेसिटर से चार्ज कर दिया इन्होंने. The charging battery is then removed. चार्जिंग बैटरी को रिमूव कर दिया है and is connected to another capacitor of capacitance C2 is equal to 2 microfarad. One plate of C2 is earthed as shown in the figure. The charges C1 and C2 in the steady state will be. Your options are option A 100/3 200/3 microcoulomb, B 50 microcoulomb 50 microcoulomb, C 0 D is your 10 microcoulomb and 0. तो आपके पास ये चार ऑप्शन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिया गया है. एंड बिफोर solving this question let me draw the diagram, although it is given to you in the figure, but मैं साथ में एक यहाँ सेपरेटली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. गंदा सा बन गया बट कोई बात नहीं. That's C1, that's C2. अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बहुत सारे आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं, C1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1 माइक्रोफैराड है. C1 is and the C2 is given to us as
ये दो कैपेसिटेंस है आपके पास C1 और C2 और दोनों का अलग अलग वैल्यू आप लोगों को दिया गया है। अब C1 को जो जोड़ा गया है उसको जोड़ा गया 100 वोल्ट के साथ, तो हम सबसे पहले रिलेट करते हैं उसके अक्रॉस चार्ज कितना आएगा। सो C1 विल बी इक्वल टू Q अपॉन V। V1 कितना है हमारे पास, V1 वॉज गिवन टू अस एज 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दे रखा था, तो C1 आपके पास क्या है 1 माइक्रोफैराड, इट विल बी गिवन एज Q अपॉन 100 वोल्ट। सो आपके पास यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप अगर यहाँ देखोगे द वैल्यू ऑफ Q कम्स आउट टू बी 100 माइक्रोकूलम। तो पहली चीज जो हमें क्लियरली पता लग रही है C1 के अक्रॉस चार्ज, और ये किस चार्ज की बात कर रहे हैं हम, जब सर्किट में C1 और C2 को सेपरेट रखा गया है, जोड़ा नहीं गया है अभी इनको जोड़ा नहीं गया है। तो बिफोर ज्वाइनिंग आई एम ऑब्जर्विंग Q1 is having its value as 100 microcoulomb, so capacitor C1 will be having its value of charge as 100 microcoulomb. Now in this case before joining C2 के अक्रॉस आप लोगों ने इसको कुछ नहीं कर रखा कनेक्ट, अगर कनेक्ट नहीं कर रखा तो C2 के अक्रॉस आपके पास जो चार्ज रहेगा that is Q2, its value is going to be 0, I guess 0 only। स्टेटमेंट क्या है, चार्जिंग बैटरी is then removed and is connected to another capacitor of C2 equal to 2 microfarad। अच्छा 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जोड़ दिया है आपके पास, जब इसको 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जोड़ दोगे तो आपके C2 का वैल्यू इज गिवन टू अस एज 2 माइक्रोफैराड। सेपरेटली बात कर रहे हैं। अब यहाँ अगर इसके अक्रॉस में देखता हूँ बेटा, आपके पास यहाँ जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या आएगा, क्योंकि अब C1 कितना चार्ज कैरी कर रहा है, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज कैरी कर रहा है। पोटेंशियल कहाँ से सप्लाई होने वाला सर्किट में, C1 के थ्रू सप्लाई होने वाला है। तो यहाँ से आपको मालूम है इसके अक्रॉस कितना चार्ज आ गया है, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, अब इसके अक्रॉस क्योंकि C2 में इनिशियली तो कोई चार्ज था नहीं था ना, अब जब आप इसको C2 के साथ कनेक्ट करते हो और C2 को अर्थ कर देते हो तो क्या होगा, आपके पास यहां से यहां को चार्ज का सप्लाई कितना होगा 100 माइक्रोकूलम। C1 में चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम। अब C1 से C2 में कितना चार्ज सप्लाई हुआ 100 माइक्रोकूलम, लेकिन जितना आप सप्लाई कर रहे हो उतना क्या हो रहा है, अर्थ हो रहा है। अगर वो अर्थ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, 100 माइनस 100 क्या बनने वाला है 0। तो आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉसिबल ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी, दैट इज 100 माइक्रोकूलम चार्ज अक्रॉस C1 एंड 0 विल बी अक्रॉस योर कैपेसिटेंस C2। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें C2 का वैल्यू इसके क्रॉस निकालने की जरूरत भी नहीं थी, सॉरी Q2 का वैल्यू यहाँ निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज हम सीधा रिलेट करके यहाँ पर चार्ज Q2 का वैल्यू उसके अक्रॉस देख सकते थे कि C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब कनेक्ट करेंगे आपके पास सेम वैल्यू ऑफ चार्ज इसके अक्रॉस आएगा, अर्थिंग हो जाएगा, तो नेट चार्ज आपके पास क्या बन जाएगा 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया है। We'll move on to your next question, which I believe a little lengthier one. इसके comparison because this was a very simple question. एक और क्वेश्चन, 3 अनचार्ज कैपेसिटर्स, अब 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों अनचार्ज हैं। अनचार्ज बोले तो चार्ज नहीं है अभी आपके पास, उनके पास आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। उनको एज्यूम कर लो एक सर्किट के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया है। आपके पास फिगर यहाँ गिवन है बट मैं अभी ड्रॉ करूंगा उसको आप लोगों के लिए। एंड दे आर सेइंग पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड डी, इसमें आपके पास पॉइंट दिए गए हैं ओ ए बी एंड डी। अब पोटेंशियल एट ए बी एंड डी इज वी ए वी बी वी डी एंड पोटेंशियल एट ओ इज वी नॉट रिस्पेक्टिवली। Then the potential at point O, that is V naught, will be having its value, and your options are, आपके पास options given है। A is VA plus VB plus VD divided by C1 plus C2 plus C3. Option B is VA VB plus VB VD plus VD VA divided by C1 plus C2 plus C3. Next option is option C, that is VA C1 plus VB C2 plus VD C3 divided by C1 plus C2 plus C3, and the last option is none of these. अब इन 4 पॉसिबल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। एंड एज वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एक बार मैं इसका डायग्राम आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए ड्रॉ कर लेता हूं। ये टर्मिनल ए है, ये आपका कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ आपके पास टर्मिनल O आता है, यहाँ आपका है कैपेसिटेंस C2, यहाँ आपका टर्मिनल आई गेस ये B है, यस दिस इज B, एंड दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटेंस, दिस इज हैविंग वैल्यू C3 विच इज फर्दर कनेक्टेड टू अ टर्मिनल D। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग VA VB VD और यहाँ पोटेंशियल है V नॉट। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट O निकालना है। अगर सर्किट की फॉर्म में देखते हैं, मैं एज्यूम करता हूँ, मान लो कि यहाँ आपके पास आ गया टोटल चार्ज Q1, सप्लाई अगर टर्मिनल की फॉर्म में देखता हूँ, यहाँ से सप्लाई हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ से अप्लाई कर रखा है इसके अक्रॉस, तो यहाँ पोटेंशियल आपके पास जो भी होगा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मैं मान लूंगा A पर। चार्ज का सप्लाई क्या हो रहा है Q। अब चार्ज का सप्लाई Q हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ बाइफरकेट हो जाएगा, यहाँ आपके पास यहाँ चार्ज आ जाएगा Q1, यहाँ चार्ज आ जाएगा Q
Q2 कर लेते हैं। और Q1 Q2 क्यों करा है? क्योंकि Q ब्रेक हो रहा है Q1 Q2 में। लिखने को तो यहाँ Q2 Q3 लिख सकता था क्योंकि कैपेसिटेंस C2 C3 है, या फिर आप इसको Q1 की फॉर्म में कर लो या Q की फॉर्म में कर लो। जैसे मैं बोलता हूँ C1 के अक्रॉस चार्ज क्या है? Q1, C2 के अक्रॉस Q2, C3 के अक्रॉस Q2 Q3। बट मैंने क्या कर दिया है, नेट चार्ज ले लिया है Q विच विल बी डिवाइडेड इनटू Q1 प्लस Q2। वो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, आपके पास चार्ज इसी फॉर्म में अपीयर होता है। तो एक इक्वेशन मेरे पास इस तरह से आ गया है। अब सिंप्लीफाई करना तो आंसर निकालते हैं इसका, हम देखते हैं। अब आपके पास हायर पोटेंशियल ए, लोअर पोटेंशियल हो, बिकॉज चार्ज का सप्लाई ऊपर से मैंने एज्यूम करा है, तो आपके पास ये बन जाएगा VA माइनस V0 पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों को मालूम है जब भी किसी एक टर्मिनल पर पोटेंशियल निकालना है, चाहे वो सर्किट रेजिस्टेंस का है, चाहे वो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का है, कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस का है, वहां पर आप हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के मैकेनिज्म को यूज करोगे। सो यहाँ VA माइनस V0 मेरे हिसाब से हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल नॉट है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हमने पढ़ रखा है। सो V कम्स आउट टू बी Q अपॉन C, यही फॉर्मूला है आपके पास। तो VA माइनस V0 वहां पर दैट विल बिकम Q अपॉन C1, क्योंकि C1 के अक्रॉस चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V0 है। अगर इसी को हम आसान से तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करके देखें, सो Q कम्स आउट टू बी, Q का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बिकम C1 इंटू VA माइनस V0। ये मेरे पास Q का वैल्यू आ जाएगा। तो नेट चार्ज का वैल्यू C1 की फॉर्म में मेरे पास ये आ गया है। अब आएंगे किस पर? C2 वाले पार्ट पर आते हैं। जब C2 वाले पार्ट पर आएंगे, अब हायर पोटेंशियल पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे भी, ये बन जाएगा आपका V0 माइनस VB which will be given to us as Q1 upon C2. That implies Q1 will be given to us as C2 into V0 minus VB। वैल्यूज आ गई हैं, तो Q का वैल्यू आ गया, Q1 का वैल्यू आ गया, फाइनली क्या बच गया? Q2। तो Q2 का वैल्यू निकालते हैं। O will be at higher potential, D will be at lower potential assumed. So V0 minus VD, that comes out to be Q2 upon C3. That implies Q2 comes out to be C3 into V0 minus VD। अब यार Q का वैल्यू है, Q1 का वैल्यू है, Q2 का वैल्यू है, गिवन इक्वेशन है मेरे पास ये, क्योंकि मैंने एज्यूम कर रखा है Q डिवाइड हो रहा है Q1 Q2 में। क्या करूंगा? वैल्यूज डाल दूंगा। वैल्यूज डालूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पर चार्ज का वैल्यू Q1 Q2 की फॉर्म में किस तरह से आता है। लेट्स सी दिस। यहां से आपका Q विल कम लाइक दिस, और एल्स विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हम डायरेक्टली वैल्यूज ऐड कर देते हैं। ये बन जाएगा C1 into VA minus V0 which will be equal to C2 into V0 minus VB. That same way we'll have plus C3 into V0 minus VD। सब वैल्यूज इस तरह से इंसर्ट कर दिए हम लोगों ने। अब ब्रेक करके देखेंगे, सबको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। दिस विल बिकम VA C1 माइनस V0 C1 V0 C2 माइनस VB C2 प्लस V0 C3 माइनस VD C3। द पॉइंट इज मुझको पोटेंशियल कौन सा निकालना है? V0। तो V0 वाली सारी टर्म एक और को ले आते हैं, V0 C2 V0 C3, इसको दूसरी ओर ले जाएंगे, बाकी को यहां ले आएंगे। तो आपके पास यहां क्या है? I've got VA C1. I'll do one thing, I'll bring this term to this side, will become plus VB C2. Now I'll bring this term this side, will become plus VD C3, that will be equal to, अब ये वहां जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, V0 C1 प्लस V0 C2 प्लस V0 C3। अब ये सिंप्लीफाई हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें करने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। अब इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज यहीं पर नीचे इसके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब अगर आप यहाँ देखेंगे V0 कॉमन टर्म है, तो आपके पास बच जाएगा V0 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, एंड दिस विल बी इक्वल टू VA C1 प्लस VB C2 प्लस VD C3। अगर इन सब टर्म्स को मैं देखता हूँ, ये कौन से ऑप्शन में जा रही हैं? दे आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी C। आपका जो ऑप्शन C है, दैट इज VA C1 प्लस VB C2 प्लस VD C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 C3, एंड दैट इज द ऑप्शन C। सो आपके पास इसका जो आंसर रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन C। समझने के लिए दोबारा बोल रहा हूं, जब भी आप इस तरह का सर्किट देखोगे, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, whether they are in terms of capacitance or in terms of resistance. So just see to it, you have to apply these questions by keeping that concept of potential difference in mind, whether it is in case of resistance or in case of capacitance. तो ये ध्यान आपने देना है जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। आपके दिमाग में हमेशा ये चीज इसी तरह से रहनी चाहिए।
होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. And here goes your question. The electric potential at a point in free space due to a charge q coulomb is q into 10 raised to power 11 volt, which is there on your screen. The electric field at that point is, अब potential दे रखा है, तुमको electric field निकालना है. That will be option A 12 pi epsilon naught q into 10 raised to power 22 volt per meter. Option B 4 pi epsilon naught q into 10 raised to power 22 volt meter. Option C is 12 pi epsilon naught q into 10 raised to power 20 volt meter. That same way we've got option D as 4 pi epsilon naught q into 10 raised to power 20 volt meter. So these are the four possible options that we had in this case. So let's begin with this question. इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं. आपके पास सबसे पहले आपको पोटेंशियल दिया गया है. पोटेंशियल इज गिवन टू अस एज q into 10 raised to power 11 वोल्ट. किसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक चार्ज q है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को पोटेंशियल का वैल्यू कुछ इस तरह से दिया गया है. अगर आप लोग रिकॉल करें, यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो पोटेंशियल को लेकर होता है, दैट फॉर्मूला इज आई गेस 1/4 pi epsilon naught q upon r. So this value will be equal to q into 10 raised to power 11. ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास. अगर ऐसा कुछ आ जाएगा सो 4 pi epsilon naught r, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा 10 raised to power -11. सो आई कीप दिस मच. पहले इतना रखते हैं, आंसर पर तो आएंगे ना, बट पहले इतना सा याद रखते हैं कि 4 pi epsilon naught r का वैल्यू क्या बन जाएगा 10 raised to power -11 बन जाएगा. अब इसके बाद हमें निकालना कि अल्टीमेटली वी आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट. जहां पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू क्यू की फॉर्म में दिया गया है, उसी पॉइंट पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला वही है, बेसिक फॉर्मूला है सारे के सारे, आप लोगों को मालूम है. ए इज गिवन टू एज के, दैट इज 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर. यार मेरे पास 4 pi epsilon naught r का वैल्यू है, यहाँ 4 pi epsilon naught है, r है. सो ऐसा करते हैं, इसी चीज को 4 pi epsilon naught से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 4 pi epsilon naught से डिवाइड भी करते हैं. रीजन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो चारों पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो सारी pi epsilon naught की फॉर्म में है, या तो 4 pi epsilon naught या 12 pi epsilon naught. तो सिंप्लीफाई करते हुए आप इस चीज का ध्यान दे सकते हो कि आपके पास ये टर्म 4 pi epsilon naught q की फॉर्म में तो डायरेक्टली आ जाएगी. तो सिंप्लीफाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 4 pi epsilon naught q. सो we'll keep it as it is, divided by 4 pi epsilon naught r square, 4 pi epsilon naught, this will become 4 pi epsilon naught r whole square. Now 4 pi epsilon naught r is 10 raised to power -11. तो यहां से your electric field will comes out to be 4 pi epsilon naught q upon 10 raised to power -11 का स्क्वायर. क्योंकि इसका वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 11 2 22, 10 raised to power -22, ऊपर जाएगा 10 raised to power +22. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी 4 pi epsilon naught q into 10 raised to power 22 वोल्ट पर मीटर. अगर आप ध्यान से दें, आपके पास जो पॉसिबल ऑप्शन यहाँ इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग दी गई है, उनमें से इसका जो पॉसिबल ऑप्शन है, दैट पॉसिबल ऑप्शन इज ऑप्शन बी. एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर रहे हैं, ब्रेक करके इन क्वेश्चंस को करते हुए आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है. एंड यू पीपल आर वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं. होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. Here goes your question. Two equal point charges are x equal to -a and x equal to +a. So उनकी पोजीशनिंग बताई गई है. दो इक्वल चार्जेस है, they are placed at x equal to -a and x equal to +a on the x axis. Obviously on the x axis. Another point charge capital Q, एक दूसरा point charge है which is of charge capital Q. It is placed at the origin. So basically ये कुछ अरेंजमेंट इस तरह का है. ये ओरिजिन है तुम्हारा, ये आ गया +a, ये आ गया -a. अब यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट तुमको दे रखा है. द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q, अब कैपिटल Q, यहाँ बोला तुमको कैपिटल चार्ज Q है. अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल Q व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x along x axis is approximately proportional to.
तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एक रिलेशन निकालना है। आपके पास कुछ पॉसिबल ऑप्शंस यहाँ दी गई हैं। ऑप्शन ए इज एक्स, ऑप्शन बी इज एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी इज एक्स रेज टू पावर -1 एंड ऑप्शन डी इज एक्स रेज टू पावर -2। ये कुछ पॉसिबल ऑप्शंस आप लोगों के पास यहाँ पर दी गई हैं। अब होता क्या है इस तरह की सिचुएशन में, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इधर को जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इधर को जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बोला चीजों को। पेंडुलम याद है आप लोगों को, आपके पास मीन पोजीशन होती है, फिर दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो मीन पोजीशन पोजेसेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और एक्सट्रीम पे जाकर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो टेक्निकली आपके पास ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है, ये यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सर्ट करने वाला है। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब इस पे एसएचएम लगेगा तो ऑब्वियसली इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है आप किस तरह से निकालने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एनीवे, यहाँ पर जो फॉर्मूला आपकी पोटेंशियल एनर्जी का, दैट फॉर्मूला विल बी माइनस ऑफ एफ dx। इतना तो शायद आप लोगों को याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हैं, उसके पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा इस f का वैल्यू। अगर आपको याद है एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ, जिसमें हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। शायद आप लोगों को याद होगा। तो आपको बोला जाता है f इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटेंशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सो f कम्स आउट टू बी -kx, f comes out to be -kx। बट टेक्निकली मैं तो सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि फोर्स किसके प्रोपोर्शन में है, x के प्रोपोर्शन में है। अगर फोर्स x के प्रोपोर्शन में है तो x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x²/2। तो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शन में आएगा भाई, x² के। सो आपको बोला गया है अप्रोक्सीमेटली किसके प्रोपोर्शन में आने वाला है, इट इज कमिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ x², दैट इज ऑप्शन बी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस विद वन केस बेस्ड क्वेश्चंस दैट विल बी विद इन दिस वर्कशीट एंड आई विल बी शेयरिंग दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।